मैं तो कुछ भी नहीं समझू रही, जो कुछ पास है तुझे लाकर दे देती हूँ, जो तू ठीक समझे ले आना, पर भद नहीं उड़नी चाहिए। अच्छा देखो पहले के रुपए कितने हैं। और वह डगमगाते कदमों से नीचे गई, फिर दो चार कपड़ों की गठरियाँ हटाकर एक छोटा सा बक्सा निकाला, उसका ताला खोला, इधर उधर करके उसमें से छोटी सी एक टिबिया निकाली, बड़े जतन से उसे खोला। उसमें से 7 रुपए की कुछ रेजगारी पड़ी थी, जो कि और उसमें एक अंगूठी थी। बुआ का अनुमान था कि कुछ रुपए कुछ ज़्यादा होंगे, पर जब 7 ही रुपए निकले तो सोच में पड़ गई कि समधियों के घर में इतने से रुपए से बिंदी भी नहीं लगेगी। उनकी नज़र अंगूठी पर गई। यह उनके मृत पुत्र की एकमात्र निशानी उनके पास रह गई थी। बड़े बड़े आर्थिक संकटों के समय भी वे इस अंगूठी का मोह नहीं छोड़ सकी थीं। आज भी एक बार उसे उठाते समय उनका दिल धड़क गया। फिर भी उन्होंने 5 रुपए और वह अंगूठी आंचल से बांध ली, बक्से को बंद किया और फिर ऊपर को चली। पर इस बार उनके मन का उत्साह कुछ ठंडा पड़ गया था और पैरों की गति शिथिल। राधा के पास जाकर बोली, रुपए तो नहीं निकले बहू, आए भी कहाँ से? मेरे कोने कमाने वाला बैठा है, उस कोठरी का किराया आता है, उसमें 2 समय की रोटी निकल जाती है जैसे तैसे। और वे रो पड़ी। राधा ने कहा, क्या करूं बुआ, आजकल मेरा भी हाथ तंग है, नहीं तो मैं ही दे देती। अरे पर तुम देने के चक्कर में पड़ती ही क्यों हो? आजकल तो लेन देन का रिवाज ही उठ गया है। नहीं ले रहा था, समधियों का मामला ठहरा, 25 बरस हो गए तो भी वे नहीं भूले, और मैं खाली हाथ जाऊं? नहीं नहीं, इससे तो मैं ना जाऊं सो ही अच्छा है। तो जाओ ही मत, चलो छुट्टी हुई, इतने लोगों में किसे पता लगेगा कि आई थी कि नहीं? राधा ने कहा, समस्या का सीधा सा हल बताते हुए कहा। बड़ा बुरा मानेंगे, सारे शहर के लोग जाएंगे और मैं समधिन होकर नहीं जाऊंगी तो यही समझेंगे कि देवरानी देवर जी मरे तो संबंध भी तोड़ लिया। नहीं नहीं, तू यह अंगूठी बेच ही दे। और उन्होंने आंचल की गांठ खोलकर एक पुराने ज़माने की अंगूठी राधा के हाथ पर रख दी। फिर बड़े मिन्नत भरे स्वर में बोली, तू तो बाजार जाती है राधा, इसे बेच देना और जो कुछ ठीक समझे खरीद लेना, बस शोभा रह जाए इतना ख्याल रखना। गली में बुआ ने चूड़ी वाले की आवाज़ सुनी तो एकाएक ही उनकी नज़र अपने हाथ की भद्दी मटमैली चूड़ियों पर जाकर टिक गई। कल समधियों के यहाँ जाना है, जेवर नहीं है तो कम से कम कांच की चूड़ी ही अच्छी पहन ले। पर एक अव्यक्त लाज ने उनके कदमों को रोक दिया। कोई देख लेगा तो? लेकिन दूसरे ही क्षण अपनी इस कमजोरी पर विजय पाती सी वे पीछे के दरवाजे पर पहुंच गईं और 1 रुपया कलदार काजल लेकर लाल हली चूड़ियों के बंद पहन लिए। पर सारे दिन हाथों को साड़ी के आंचल से ढके ढके फिरती रहती थी। क्या होता है कि सुमा बुआ को अब जो है कि उनको समधियों के यहाँ शादी में जाना है, तो वो उनकी उस तैयारी में लग जाती हैं और वो ये सोचती हैं कि अगर मुझे शादी में जाना है तो कुछ उपहार लेकर के मुझे जाना पड़ेगा। तो राधा भाभी जो हैं उनसे कहती हैं कि मुझे कुछ उपहार ला के दे दो, क्योंकि तुम आज के ज़माने की हो और मैं पुराने ज़माने की हूँ, तो मुझे कुछ ऐसा उपहार ला के दो जो कि आज की लड़कियों को पसंद आए। तो इस तरीके से दोनों आपस में चर्चा करती हैं और चर्चा करने के बाद बुआ जो है बोलती है कि ठीक है, मैं देखती हूँ मेरे पास क्या है तो मैं ले करके आती हूँ, कुछ रुपए होंगे तो उस बुआ को ये आशा रहता है कि रुपए जो है मेरे पास ज़्यादा होंगे, लेकिन उनके पास केवल 7 ही रुपए निकलते हैं। इस प्रकार से वो 7 रुपए लेकर के
आती हैं, लेकिन उसके साथ उनके पास एक अंगूठी निकलती है जो कि उनके बेटे का रहता है, जो जिसकी मृत्यु हो गई रहती है ना। तो वो क्या करती हैं, उस अंगूठी को लेके आती हैं, लेकिन वो उसकी निशानी थी, वो किसी को भी नहीं देती थी और ना किसी को छूने देती थी। लेकिन उस दिन वो उस मोह से दूर हो कर के उस अंगूठी को लेकर आती हैं, जबकि वो नहीं चाहती हैं उस अंगूठी को बेचना, लेकिन फिर भी राधा के पास लेकर आती हैं और कहती हैं कि इसे ले जा कर के बेच देना और बेच कर के कोई अच्छा सा उपहार ला के मुझे दे दो ताकि मैं शादी में जा सकूं। तो राधा कहती हैं कि इस अंगूठी को बेचने की क्या ज़रूरत है, और तुम्हें जो है कि वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। तुम नहीं भी जाओगी तो कौन सा लोग देख रहे हैं और जान जाएंगे कि तुम नहीं आई हो। तो आजकल तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, इतना भीड़ रहता है शादी विवाह में कि कोई नहीं समझ पाएगा कि तुम आई हो कि नहीं। तो वो बोलती है सोमा बुआ कि नहीं नहीं मैं जाऊंगी, ऐसा नहीं है, इतने दिनों बाद उनके यहाँ कुछ कार्यक्रम पड़ा है और अगर वो बुलाएंगे तो मैं ज़रूर जाऊंगी। और इसी तरीके से वो जब बात करते रहती हैं, उसी बीच में एक चूड़ीहारा जो है वो चूड़ी लेकर के घूमते रहता है। तो वो सुनती हैं तो उस समय उनको ये लगता है कि कम से कम मेरे पास जेवर गहना तो नहीं है, लेकिन कम से कम मैं ये हाथ में की चूड़ी तो बदल सकती हूँ। तो अपनी चूड़ियों को देखती हैं कि वो बहुत मटमैला हो गया है, तब वो जाती हैं और उसको कुछ पैसे दे करके उससे चूड़ियाँ पहनती हैं लाल और हरे रंग की। लेकिन कोई को देख ना ले और कोई कुछ बोल ना दे, इसलिए वो क्या करती हैं, उसको हमेशा ढके रखती थी। शाम को राधा भाभी ने बुआ को चांदी की एक सिंदूरदानी, एक साड़ी और एक ब्लाउज का कपड़ा लाकर दे दिया। सब कुछ देख पाकर बुआ बड़ी प्रसन्न हुई और सोच समझकर कि जब वे ये सब दे देगी तो उनकी समधिन पुरानी बातों की दुहाई दे देकर उनकी मिलनसारिता की कितनी प्रशंसा करेगी। उनका मन पुलकित होने लगा। अंगूठी बेचने के का गम भी जाता रहा। पास वाले बनिए के यहाँ से एक आने का पीला रंग लाकर रात में उन्होंने साड़ी को रंगी, और साड़ी में सफ़ेद साड़ी पहनकर जाना क्या अच्छा लगेगा। रात में सोई तो मन कल की दो वो दौड़ रहा था। दूसरे दिन 9 बजते बजते खाने का काम समाप्त कर डाला। अपनी रंगी हुई साड़ी देखी तो कुछ जची नहीं। फिर ऊपर राधा के पास पहुंची। क्यों राधा, तू तो रंगी साड़ी पहनती है तो बड़ी आब रहती है, चमक रहती है, इसमें तो चमक आई ही नहीं। तुमने कलर तो जो नहीं लगाया अम्मा, थोड़ा सा मार दे देती तो अच्छा रहता। अभी दे लो, ठीक हो जाएगी। बुलावा कब का है? अरे नए फैशन वालों की मत पूछो, ऐन मौके पर बुलावा आता है। 5 बजे का मुहूर्त है, दिन में कभी भी आ जाएगा। राधा भाभी मन ही मन मुस्कुरा उठी। बुआ ने साड़ी में मार लगाकर सुखा दिया। फिर एक नई थाली निकाली। अपनी जवानी के दिनों में बुना हुआ क्रोशिए का एक छोटा सा मेजपोश निकाला। थाली में साड़ी, सिंदूरदानी, एक नारियल और थोड़े से बतासे सजाए। फिर जाकर राधा को दिखाया। सन्यासी महाराज सवेरे से इस आयोजन को देख रहे थे। उन्होंने कल से लेकर आज तक कोई 25 बार चेतावनी दे दी थी कि यदि कोई बुलाने ना आए तो चली मत जाना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। हर बार बुआ ने बड़े ही विश्वास के साथ कहा, मुझे क्या बावली ही समझ रखा है जो बिना बुलाए चली जाऊंगी। अरे वह पड़ोस वालों की नंदा अपनी आंखों से बुलावे के लिस्ट में नाम देख कर आई है, और बुलावेंगे क्यों नहीं। शहर वालों को बुलाएंगे और समधियों को नहीं बुलावेंगे क्या। 3 बजे के करीब बुआ को अनमने भाव से छत पर इधर उधर देखकर राधा भाभी ने आवाज़ लगाई, गई नहीं बुआ। एकाएक चौंकते हुए बुआ ने पूछा, कितने बज गए राधा? क्या कहा? 3? सर्दी में तो दिन का पता ही नहीं लगता है। बजे 3 ही है और धूप सारी छत पर से ऐसे सिमट गई मानो शाम हो गई हो।
फिर एकाएक जैसे ख्याल आया कि यह तो भाभी के प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ, तो जरा ठंडे स्वर में बोली, मुहूर्त तो 5 बजे का है, जाऊंगी तो 4 बजे तक जाऊंगी, अभी तो 3 ही बजे हैं। बड़ी सावधानी से उन्होंने स्वर में लापरवाही का पुट दिया। बुआ छत पर से गली में नज़र फैलाए खड़ी थी। उनके पीछे ही रस्सी पर धोती फैली हुई थी, उसमें कलफ लगा था और अबरक छिड़का हुआ था। अबरक के बिखरे हुए कण रह रहकर धूप में चमक जाते थे, ठीक वैसे ही जैसे किसी को भी गली में घुसता देख बुआ का चेहरा चमक उठता था। 7 बजे के धुंधले में राधा ने ऊपर से देखा कि दीवार से सटी गली की ओर मुँह किए एक छाया मूर्ति दिखाई दी। उनका मन भर आया। बिना कुछ पूछे इतना ही कहा, बुआ सर्दी में खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही हो? आज खाना नहीं बनेगा क्या? 7 तो बज गए। जैसे एकाएक नींद से जागते हुए बुआ ने पूछा, क्या कहा? 7 बज गए? फिर जैसे अपने से ही बोलते हुए पूछा, पर 7 कैसे बज गए? मुहूर्त तो 5 बजे का था। और फिर एकाएक ही सारी स्थिति को समझते हुए स्वर को भरसक संयत बनाकर बोली, अरे खाने का क्या है, अभी बना लूँगी। 2 जने का खाना तो बनाना है, क्या खाना और क्या पकाना। फिर उन्होंने सूखी साड़ी को उतारा, नीचे जाकर अच्छी तरह तह कर की और धीरे धीरे हाथों से चूड़ियाँ खोली। थाली में सजाया हुआ सारा सामान उठाया और सारी चीज़ें बड़े जतन से अपने एकमात्र संदूक में रख दी और फिर बड़े ही पूछे दिल से अंगीठी जलाने लगी। तो फिर बच्चों उसके बाद क्या होता है कि बुआ जो है चूड़ी वगैरह पहन करके तैयार हो जाती है, लेकिन किसी को दिखाती नहीं है, ढक कर के रखती है। और फिर उसके बाद राधा भाभी जो है मार्केट जाती हैं, बाज़ार जाती हैं और वहाँ से खरीद करके सामान ले आती हैं और ले आ कर के बुआ को देती हैं। बुआ जो है उसको सजा धजा करके बढ़िया से रख देती है और उसके बाद ऊपर छत पर जाकर टहलने लगती है और अपनी साड़ी को भी, यानी कि वो सफ़ेद साड़ी पहना करती थी, तो वो कहती हैं कि सफ़ेद साड़ी शादी विवाह या किसी कार्यक्रम में अच्छा नहीं लगता है, तो वो साड़ी को क्या करती हैं, रंग देती हैं और रंगने के बाद में उसको धूप में सुखाती हैं और ऊपर छत पर टहलते रहती हैं। तब राधा भाभी बोलती हैं कि अरे बुआ, अरे अम्मा आप गई नहीं क्या? तो वो कहती हैं, अरे अभी कैसे जाएंगे, 5 बजे का मुहूर्त है, 5 बजे से पहले बुलावा आ जाएगा तब जाएंगे। तब उन्होंने देखा कि राधा भाभी जो है कहती हैं कि 3 बज गए हैं। तब वो कहती है, अरे 3 बज गए हैं और अभी तक कुछ नहीं हुआ, अभी तक कोई नहीं आया। फिर उसके बाद राधा कहती है कि कब जाना है? तब वो कहती हैं कि जाएंगे, 5 बजे का बुलावा है ना, तब तक आ जाएगा बुलावा तो जाएंगी। फिर उसके बाद देखते देखते धीरे धीरे समय बीतता जाता है और धीरे धीरे 7 बज जाते हैं और वो वहीं पर बैठी रहती हैं बुआ। तब राधा भाभी देखती हैं तो राधा भाभी को भी दुख होता है कि कोई नहीं बुलाया करके, तो वो जाती हैं और वो अम्मा से कोई सवाल नहीं करती हैं, बस इतना ही बोलती हैं कि अम्मा 7 बज गए हैं, खाना नहीं बनाओगी क्या? तब वो देखती है कि 7 बज गए हैं, तब उसको भी आश्चर्य लगता है। तब वह कहती है कि बन जाएगा, खाने का क्या है, हम 2 जन का खाना तो बनाना है, मैं अभी बना लूँगी, उसको बनाने में समय नहीं लगता है, तुरंत हो जाएगा। और उसके बाद सोमा बुआ बहुत दुखी होती है, सारे सामान को वो धीरे धीरे करके रख देती है, अपनी चूड़ियों को भी निकाल देती है, अपने कपड़ों को भी रख देती है और जितना सामान वो दुल्हन के देने के लिए रखी रहती है सबको एक संदूक में बंद करके रख देती है और उसका मन बहुत दुखी हो जाता है। दुखी होकर के वो क्या करती है कि खाना बनाने के लिए चूल्हे पे अंगीठी को जलाती है। इस प्रकार से
उनको जो है बुलावा नहीं आता है। तो बच्चों, क्या है, हम कहते हैं ना कि ये कहानी जो है, इसको पढ़ने के बाद हमको क्या समझ में आता है? मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी होने के नाते वो समाज में रहना, लोगों के पास रहना, लोगों से मिलना जुलना उसको अच्छा लगता है। तो इसीलिए वो सोमा बुआ जो है वो भी क्या है, समाज में रहना चाहती है, वो भी सबसे मिलना जुलना चाहती हैं। लेकिन उनके पति जो हैं वो सन्यासी वेश धारण कर लिए हैं। उनको लोगों से मिलना जुलना, किसी के साथ उठना बैठना या कहीं आना जाना, कोई भी चीज़ अच्छा नहीं लगता है। लेकिन सोमा बुआ को यह सब चीज़ अच्छा लगता है। वो जल्दी लोगों से जुड़ जाती हैं और अपनत्व की भावना रखती हैं। तो इसी तरीके से हमको भी अपने आसपास सबके साथ अच्छा वातावरण और अच्छा व्यवहार बना करके रखना चाहिए, है ना। लेकिन कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। जिस तरीके से सोमा बुआ को आप लोगों ने देखा कि इस कहानी में आखिरी में जो है किस तरीके से उनको दुख पहुंचता है, उनको उनके ही समधियों के द्वारा धोखा दिया जाता है और नहीं बुलाया जाता है। तो इस तरीके से जो है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहना चाहता है। तो हम सभी का ये फर्ज है कि हम समाज में मिलजुल करके सबके साथ रहें। तो बच्चों, यहाँ पर आपका ये पाठ समाप्त होता है।